एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे व्यवहारवाद का स्वरूप और मूल्य मान्यताओं की। व्यवहारवाद आज बहुत अधिक प्रचलित और व्यापक हो गया है, किंतु इसके अर्थ के संबंध में सभी का दृष्टिकोण समान नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये केवल एक मनोदशा, मूड या मनोवृत्ति है, तो कुछ विचारकों की दृष्टि से इसके अपने निश्चित विचार, सिद्धांत और कार्यविधि हैं। द्वितीय महायुद्ध और 1960 के बीच व्यवहारवाद एक साथ एक उपागम और एक चुनौती, एक अभिनवीकरण और एक सुधार आंदोलन, एक विशेष प्रकार का अनुसंधान और एक जमघट जमाने वालों की पुकार के रूप में माना गया। किंतु व्यवहारवाद ने अनिश्चितता की स्थिति को पार कर लिया है। जैसा मैंने पहले बताया था कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक ऐसी व्यापक क्रांति पैदा हुई जिसने अन्य सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया गया। व्यवहारवाद ने अनिश्चितता की स्थिति को तो पार किया ही है, अब इसके पर्याप्त अर्थ भी निश्चित हो गए हैं। एक किर्कपैट्रिक एक विद्वान हुए जिन्होंने व्यवहारवाद के स्वरूप का स्पष्टता और विशुद्धता के साथ विवेचन किया। व्यवहारवाद की किर्कपैट्रिक ने 4 विशेषताएं बताई। पहला ये कहता है कि इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी जो बात थी वो थी कि सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर बल देता है। तीसरी जो बात है ये तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास और उपयोग पर बल देता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि जहाँ तक संभव हो सांख्यिकीय या परिणात्मक सूत्रीकरणों को उपयोग किया जाना चाहिए। किर्कपैट्रिक ने चौथी जो बात बताई थी कि राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को व्यवस्थित अनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। व्यवहारवाद का जो विद्वान था उसे डेविड ईस्टन कहा जाता है, प्रणेता और जनक कहा जाता है। उसने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार और लक्ष्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पहली जो बात कही थी नियमन, जिसे हम वेरिफिकेशन कहते हैं, और व्यवहारवादी प्राय मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं, उसे राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों और सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावना व्यक्त की जा सकती है। दूसरी जो लक्षण विशेषताएं बताई थी व्यवहारवाद की डेविड ईस्टन ने, दूसरा था सत्यापन, जिसे वेरिफिकेशन कहा जाता है। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने, उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता है कि उसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जा सकता है। तीसरी बात थी तकनीकी प्रयोग, यूज ऑफ टेक्निक्स। आधार सामग्री प्राप्त करने, उसकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता, वो समस्यात्मक होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा उनका सावधानी से शुद्ध और परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मानव व्यवहार का पर्यवेक्षण करने, उनका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। परिशुद्धिकरण की प्रक्रिया इस ज्ञान को क्रियाशीलता प्रदान करती है और इसके आधार पर नए तथ्य प्राप्त किए जाने पर पुरानी सामग्री को अप्रमाणिक ठहराया जा सकता है। चौथी जो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के लक्षण की बात बताई थी वो था प्रमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। उपलब्धियों के विवरण और आधार सामग्री को लेखबद्ध करने, उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन और प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए। मापन और प्रमाणीकरण का ये कार्य अपने लिए नहीं, वह अन्य प्रयोजनों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। पांचवा जो व्यवहारवाद की जो लक्षण बताया था डेविड ईस्टन ने वो था मूल्य निर्धारण और आदर्श निर्माण। सामान्य व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्यों व आदर्शों का प्रतिपादन प्रयोग आवश्यक हो जाता है। अपनाए गए मूल्य और आदर्शों को अध्ययनकर्ता के मूल्यों आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए और सामान्य मूल्य और आदर्श अध्ययनकर्ता के मूल्य आदर्शों से अप्रभावित रहने चाहिए। व्यवस्थाबद्धीकरण, अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। सिद्धांत और अनुसंधान को संबंध और क्रमबद्ध ज्ञान के ऐसे 2 भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए। सिद्धांत से अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक हो जाता है और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक रहेगा। वस्तुतः सिद्धांत और तत्व एक दूसरे से अपृथक नहीं होते हैं। सातवीं जो बात थी प्योर साइंस, विशुद्ध विज्ञान। ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का भी उतना ही अंग है जितना कि सिद्धात्मक बोध का, लेकिन तार्किक रूप से राजनीतिक व्यवहार का बोध और व्याख्या पहले ही आते हैं और एक ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिसके बल पर समाज की महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की जा सकती है। समग्रता,
व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है। इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप हैं और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। निष्कर्षतः अनुसंधान के परंपरागत और व्यवहारवादी ढंग के प्रमुख अंतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगभग सभी व्यवहारवादी कम अधिक रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। अब देखेंगे हम, ये तो थे व्यवहारवाद के मूल लक्षण, उसकी विशेषताओं की हम बात कर रहे थे। अब देखेंगे व्यवहारवाद की आलोचना। व्यवहारवाद की बहुत सारी कमजोरियाँ थी, बहुत सारी दुर्बलताएँ थी, उनकी आलोचनाएँ थी और आलोचनाओं के प्रमुख आधार ये थे कि पहला जो बात थी, अत्यधिक शब्दांबर का उपयोग किया गया। व्यवहारवाद द्वारा अपनाई गई अपरिचित शब्दावली, नए संप्रत्ययों, शुष्क वाक्य रचना की कटु आलोचना की जाती है। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया, जिस कारण ऐसा प्रतीत होता था कि ये केवल शब्दांबर के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। वकील जिस प्रकार निरर्थक दलील दिया करते हैं, उस प्रकार आधुनिक विज्ञान के शब्द जाल को व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं और परिणाम ये था कि सुनहरे शब्द जाल में राजनीतिक विज्ञान की आत्मा तड़पती रहती है। जैसा डॉक्टर एस बर्मा ने कहा, तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला पूर्ण शब्द जाल आविष्कृत किया है। दूसरी बात कही, व्यवहारवाद की आलोचना में राजनीतिक व्यवहार की धारणा ही गलत है। व्यवहारवादी प्राय मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं। चूँकि व्यवहारवादी नियमताओं पर अत्यधिक बल देते हैं, वो मनुष्य के व्यवहार के मुख्यतः सामान्य और नियमित गुणों का अध्ययन करते हैं। व्यवहारवादी शोध में अद्वितीय यूनिक घटनाओं की अपेक्षा की जाती है। व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य नियम और नियमताएं खोजने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए आलोचक उन्हें सामान्य नियम खोजने वाले नोमोथेटिक कहकर पुकारते हैं। तीसरी जो बात थी, राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी सिद्धांत कार राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने के पक्ष में नहीं है, जबकि ये संभव ही नहीं है। व्यवहारवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीतिक विज्ञान के तथ्यों में बड़ा अंतर है। राजनीतिक विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक जटिल, अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। न तो उसकी धारणा को मापन हो सकता है और न ही सत्यापन हो सकता है। इन कारणों से राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाने का प्रयास अत्यधिक कठिन है। कार्ल पॉपर के शब्दों में, राजनीति वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियाँ अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं हो सकती। पद्धतियों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने उलझे रहते हैं कि व्यवहारिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को भुला देते हैं। केवल पद्धतियों पर ही महत्व देना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजनीतिक घटनाओं, समस्याओं के आंतरिक तथ्यों का साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों की प्रविधियों से पता नहीं लगाया जा सकता, अतः राजनीति के अंत स्थल का सत्यापन असंभव है। पांचवी जो आलोचना व्यवहारवादी दृष्टिकोण की हुई थी, वो था मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में अधिक विश्वास करते हैं, जबकि मूल्य निरपेक्षता असंभव है और अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करते ही हैं। और निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है, जब कोई शोधकर्ता अपने शोध कर प्रारंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्यों, हितों और जिज्ञासाओं से प्रभावित रहता है। एक लियो स्ट्रॉस के शब्दों में, एक विद्वान हुए लियो स्ट्रॉस, जिन्होंने कहा कि मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय हो सकता है, यही हुआ भी है। छठी जो बात कही व्यवहारवाद की आलोचना के रूप में, अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवाद शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है। अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए, बार बार सर्वेक्षण किए गए, अनुसंधान किए गए, आंकड़े एकत्रित किए गए और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया गया। अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। सातवीं जो बात थी, डेविड ईस्टन की व्यवहारवाद की बड़ी आलोचना थी कि अन्य पद्धतियों के महत्व को भी नकारने काम किया। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। इस संबंध में सिविली लिखते हैं कि राजनीतिक अध्ययन यदि केवल इस आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति के व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर कि वह आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा, कैसा होना चाहिए, तो हमारा काम व्यवहारवाद से नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास, शास्त्रीय परंपरा की परिकल्पनाशील राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण, प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव, ये सभी से हमें सहायता लेनी होगी। आठवीं जो आलोचना थी कि सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को वृत्त स्तर पर लागू करने की समस्या थी। व्यवहारवाद की एक बड़ी समस्या थी कि सूक्ष्म वृत्त विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों को संतोषप्रद उत्तर देने की सूक्ष्म अध्ययन पद्धति
एक गांव के थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार विचारों का अध्ययन करके निकाले गए निष्कर्षों को संपूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू करना वैज्ञानिक है। और 9वीं जो बात थी, संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं। और निसंदेह रूप से व्यवहारवाद पर एक दोष ये भी थोपा जाता है कि संख्यात्मक प्रणाली के द्वारा मानवीय स्वभाव के गुणात्मक पहलुओं का ये अध्ययन करता है, और मानव स्वभाव इतना जटिल है कि उसके अंतरतम की गहराइयाँ, उनकी जटिलताओं, सूक्ष्मताओं विश्वसनीय तरीके से मापन नहीं हो सकता। मनुष्य की मनोवृत्तियाँ और प्रेरक कारणों का सच्चा ज्ञान क्या प्रश्नावलियों द्वारा किया जा सकता है। और नेक्स्ट और लास्ट थी 10वीं कि व्यवहारवाद नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में है। जब हम व्यवहारवाद के निष्कर्षों को नीति निर्धारण के प्रश्न से जोड़ते हैं तो कमियां स्पष्ट होती है कि नीति निर्माण में अनेक तथ्य योगदान देते हैं, केवल तथ्य नहीं देते, उसमें नैतिक तथ्यों और राजनीति का ही हाथ होता है। केवल तथ्यों के आधार पर नीति निर्माण नहीं हो सकता। ये था व्यवहारवाद की आलोचना। अब हम देखेंगे कि व्यवहारवाद की उपयोगिता या व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान पर क्या प्रभाव था। अब हम देखेंगे, पहली बात थी कि व्यवहारवादी क्रांति के प्रारंभिक दौर ने परंपरागत विचारकों और व्यवहारवादी विचारकों के बीच एक कोल्ड वार शीत युद्ध के जिस वातावरण को जन्म दिया वह आज समाप्त हो चुका है, और हमने एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर लिया है जिसमें व्यवहारवाद का उचित मूल्यांकन संभव है। व्यवहारवाद के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाने लगा, और इसके परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान के साहित्य में पिछले 4 दशकों में आशातीत वृद्धि हुई है। व्यवहारवाद के प्रयासों के परिणामस्वरूप संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को चुनौती दी गई। अब व्यक्ति, प्रक्रिया और तथ्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बन गए, और राजनीति विज्ञान को अध्ययन और विश्लेषण के नए साधन औजार दिए। इसके तथ्यपूर्ण निष्कर्षों के नीति निर्माण में योगदान देकर राजनीति शास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का माध्यम बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना गया। व्यवहारवाद की निश्चित रूप से अपनी कुछ उपयोगिता हैं, उनका उल्लेख हम करेंगे। पहली उपयोगिता थी, व्यवहारवाद केवल मात्र एक उपागम या दृष्टिकोण मात्र नहीं, वरन ये तो राजनीति विज्ञान के समस्त विषय वस्तु को नवीन रूप में प्रस्तुत करने का साधन है। व्यवहारवाद केवल सुधारवाद ही नहीं था, वरन पुनर्निर्माण क्रिया थी। राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, उच्चतर स्थितियाँ, नवीन दिशाएँ और सबसे बढ़कर के अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की। दूसरी जो बात थी, व्यवहारवाद ने राजनीति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और इस बात के लिए प्रेरित किया कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में किया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों के इस विचार को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा गया। व्यवहारवाद राजनीति अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के साथ जोड़ने में सफल भी हुआ। तीसरी जो बात थी, राजवैज्ञानिक अब तक सामान्यतः ऐसे दार्शनिकों के रूप में कार्य करते रहे जो केवल नैतिक मूल्यों और आदर्शों से संबंध रखते हैं। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरल पर खड़ा करने का कार्य किया और इस बात पर जोर दिया कि राजवैज्ञानिक का संबंध क्या है से न कि क्या होना चाहिए। चौथी जो बात थी, व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टिकोण, नवीन पद्धतियाँ, नवीन मापन और नूतन क्षेत्र प्रदान किए। व्यवहारवाद के परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान साक्षात्कार प्रणाली, मूल प्रश्नावली, सोशियोमेट्री आदि अपनाने की ओर प्रवृत्त हुआ। राजनीति के अंतर्गत अब न केवल मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियरलिज्म, वरन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी इस पद्धति के आधार पर किया जाने लगा। राजनीति विज्ञान में एक सेलापुल नाम का एक विद्वान हुआ जिन्होंने माना कि अब हमारा अनुशासन एक नए सामंजस्य, एक सुखद एकता और आत्मविश्वासपूर्ण अभिज्ञान का अनुभव करता है जो कि स्वस्थ और शीघ्र वर्धन के अनुकूल है। वस्तुतः निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रतीक है। नव राजनीति शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय है, सराहनीय है। यद्यपि व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के आधार पर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहे हैं जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। डॉक्टर SP वर्मा के शब्दों में, इन सब कमियों के बावजूद व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान, इन सब कमियों के बावजूद का मतलब था कि व्यवहारवाद की जितनी भी आलोचना हुई उन आलोचनाओं को हम छोड़ें तो हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष रूप से, निस्संदेह रूप से कि इन सब कमियों के बावजूद व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को गहरी तंद्रा से, नींद से जगाने का काम किया और शोध के लिए नवीन आयाम, नवीन उपकरण, नवीन तकनीक पद्धतियों का विकास किया। धन्यवाद।